तो डिप्टी सीएम को सुना और अजय टेनू को भी हमने सुना। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी गतिविधियां प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए जो हो रहा है वो कानून के दायरे में हो रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी, कानपुर से अमित गंजू, दिल्ली से शंकर आनंद, मेरठ से अनिल अग्रवाल, गाजियाबाद से अमित हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं, बुलंदशहर से प्रशांत कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी पर बातचीत करने के लिए। ऋषभ, ये दूसरी बार है जब बड़ी तादाद में छापेमारी की कार्रवाई को एनआईए और ईडी की टीम ने अंजाम दिया है। वो कौन कौन सी जगह है जहां पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है और कितने लोग अब तक हिरासत में लिए गए हैं? देखिए, राजधानी लखनऊ में जैसे दो स्थानों की बात आ रही थी वो उनके नाम खुल के सामने आ गए। लखनऊ ग्रामीण में बीकेटी इलाका है, वहां का एक गांव अछरा मऊ है। अछरा मऊ से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इटौंजा से भी 2 व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि एनआईए के इनपुट पर ही एसटीएफ ने इन लोगों को उठाया है। देखा ये जा रहा है कि जिसके बारे में जो बताया गया है उसमें कितनी सत्यता है। बीते दिनों जो गिरफ्तारियां हुई थी उसी कनेक्शन से जुड़े हुई आज की छापेमारी है। बस तमाम जो जानकारियां अब तक एजेंसीज को मिली हैं उन जानकारियों को वेरीफाई करा जा रहा है। एजेंसी में जो हमारे सोर्सेज हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, ये उचित नहीं होगा। हम कई लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, जिसकी जितनी संलिप्तता होगी उसी के मुताबिक इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अभी जो गिरफ्तारियां बीते दिनों हुई, यहाँ 11 लोगों की उत्तर प्रदेश से हुई थी, उन सब के खिलाफ यूएपीए जो सबसे सख्त कानून माना जाता है गैर कानूनी गतिविधियों पर, उसके खिलाफ यानी ऋषभ, आपका ये कहना है कि जो पहले छापेमारी हुई थी उनमें जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उन्हीं के इनपुट के आधार पर ये दूसरी बार छापेमारी हुई है और संदिग्धों को हिरासत में लिया जा रहा है ताकि पीएफआई से किस तरह से कनेक्शन है और किस तरह से टेरर फंडिंग की बात सबसे ज्यादा पीएफआई को लेकर सामने आती है, उसी को लेकर यह पूरी कार्रवाई हो रही है। जी हाँ, देखिए अभी बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है, किसने क्या अब तक कार्रवाई की है, किसके मंसूबे क्या थे, किसने तैयारी कर रखी थी, ऐसे तमाम पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पूछताछ की जा रही है। जो एजेंसीज हैं वो अपने पास पहले से ही तमाम सबूत लाई हुई है। उन सबूतों के आधार पर ही जो जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, उनके मोबाइल से जो शुरुआती डिटेल मिली है, जो शुरुआती जानकारियां मिली हैं, उसके आधार पर ही पूछताछ की जा रही है। अब ये तय करेगी एजेंसीज कुछ देर में पूछताछ के बाद, जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसके हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा कि किसकी मंशा कितनी थी, कि हाँ देश विरोधी अभी सिर्फ उसकी सोच थी, उसकी विचार थी, या उसने किसी कार्रवाई को अंजाम भी दिया है। क्या लोगों को पनाह देने की उसकी मंशा रही थी? बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे किस तरह से पीएफआई से वो जुड़े हुए थे, किस तरह से उनकी संलिप्तता थी, इस पर पूछताछ के बाद ही एनआईए कुछ कह पाएगी। कानपुर से अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर कानपुर की बात की जाए, कहां पर यहां पर एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई है और कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? कानपुर में अभी एनआईए की ऐसा सूचना नहीं है, मगर एटीएस ने यहाँ डेरा डाला है 3 दिन से। अगर बात की जाए लोकल पुलिस की, अगर हम बात करें लोकल इंटेलिजेंस की, एलआईओ की, और इसके अलावा जेसीपी के नेतृत्व में जो टीम है, एडिशनल डीसीपी जिसे लीड कर रहे हैं, उसमें 100 से ज्यादा, जो हमारे सूत्र बताते हैं, 100 से ज्यादा लोगों की एक सूची तैयार की है। इन सबके बीच कानपुर के रावतपुर गाँव, मसवानपुर, छपेड़ा पुलिया, गणेश नगर, यहाँ बाऊपुरवा, बघई, चमनगंज, बेकनगंज, इफ्तिकाराबाद, नाला रोड, पेजबाग, जाजमो, डिफेंस कॉलोनी, लाल बंगला आउटर या लाल कुर्ती, इन क्षेत्रों में भी एक्टिवनेस देखें। इन सबके बीच सबसे बड़ी बात जिसने यहाँ पिछले 3 सालों से इसका विरोध किया पीएफआई का, वो हमारे साथ खुद हैं, जो मजीदी, कौसर मजीदी साहब। सर, कितने समय से आप इसका विरोध कर रहे थे? देखिए, जब वो सीए एनआरसी का जब मामला उठा था, जो सीए को एनआरसी बता करके प्रदर्शन के नाम पर झगड़े कराए गए थे, उसके बाद से ही हमने, जब इसकी वास्तविकता का ज्ञान हुआ, हमने सर्च किया, तो उसके बाद से ही हमने इसका विरोध करना चालू कर दिया। कितने लोगों की इंटेलिजेंस आपने पाई और अभी कानपुर में कितने एक्टिव हुए? क्योंकि आपके पास भी एक पूरी लिस्ट है, कैसे कैसे क्या है और क्या जांच होनी चाहिए। सर देखिए, ऐसा है ना कि पिछले साल, बिल्कुल जो अमित, 3 साल पहले जो मुस्लिम समुदाय के भीतर भी पीएफआई को लेकर आवाज बुलंद होने लगे हैं और पीएफआई को बैन करने की मांग हो रही है।
हालांकि अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी जरूर कर रही है एनआईए और लगातार कोशिश कर रही है कि वहां से कुछ निकाला जा सके, जो भी उनको इनपुट्स मिले हैं। दिल्ली से शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, अगर दिल्ली की बात की जाए, कौन कौन से ऐसे एरिया है, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर छापेमारी की गई है? देखिए नुलू, इस वक्त में अगर राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और राजधानी दिल्ली से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा तकरीबन 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेने के बाद आगे की पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह से अगर मामले की बात करें तो जिस तरह से इस पूरे मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और ईडी मॉनिटर कर रही है, लेकिन आज का जो सर्च ऑपरेशन इस लिहाज से ज्यादा विशेष है कि जो राज्यों की पुलिस है उसको विशेष तौर पर ये आज जिम्मेवारी दी गई है। दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जिम्मेवारी दी गई, उत्तर प्रदेश में एटीएस को दी गई, महाराष्ट्र में भी एटीएस बिल्कुल, तो लोकल पुलिस को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन वहां की जो एनआईए की टीम ने बाकी जगहों पे जो इंटेलिजेंस देखती है उसको इस पर इसका जिम्मा सौंपा है। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे बुलंदशहर, जहां पर निखिल, मेरठ चलेंगे। निखिल हमारे साथ मौजूद है। निखिल, वहां पर कहां पर छापेमारी हुई है और कितने लोगों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा सेंटर मेरठ है और मेरठ में छापेमारी की कार्रवाई को आज तीसरी बार अंजाम दिया गया है। हाल ही में जहां एटीएस ने कल से ही डेरा डाल रखा था, मेरठ के लिसाड़ी गेट में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां से फतल्लापुर के फुरकान नाम के एक शख्स को उठाया गया है। इसको बताया जाता है कि ये पीएफआई की गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। वहीं सरूरपुर में कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां भी 2 शख्स को उठाया गया है, जिस पर अभी जो जांच एजेंसी एटीएस है वो अभी पूछताछ कर रही है। लेकिन क्या इनके मंसूबे थे, क्यों यहाँ पर मॉड्यूल, बिल्कुल क्या इनके मंसूबे थे, वही सारी चीजों को निकालने की कोशिश एनआईए की टीम कर रही है। बुलंदशहर से प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, यहाँ पर कब छापेमारी हुई, कितनी जगह पर छापेमारी की गई है और कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? अब किस तरह से इनसे पूछताछ हो रही है? नीलू, लगातार जनपद में छापेमारी की थी और जो लखनऊ से टीम आई थी, लखनऊ की टीम ने कोतवाली नगर और सियाना कोतवाली क्षेत्र में दबिश दी थी। उसके बाद 3 लोगों को उन्होंने हिरासत में लेकर यहां से रवाना हो गए और लगभग दर्जनों लोगों को और भी हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ कर उन्हें छोड़ दिया गया। जो यहाँ अब्दुल अंसारी हैं, उनके बेटों ने बताया कि उनके पिता 3 महीने पहले सिमी को छोड़ चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने छोड़ दिया है पीएफआई को अब वो छोड़ भी चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको यहाँ से आज रात अरेस्ट किया गया था और उनको यहाँ से ले जाया गया है। हालांकि उनके परिवार के जो मोबाइल है, लैपटॉप है, कुछ दस्तावेज इंपोर्टेंट, बिल्कुल, तो एनआईए और ईडी हर एंगल से जांच कर रही है। पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस वक्त अगर बात की जाए, 7 राज्यों में लगातार पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अलग अलग जिलों में इस वक्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एनआईए का यही कहना है कि हम बाकी इनपुट्स के आधार पर ही इस पर कार्रवाई करेंगे, पूछताछ करेंगे और जिसकी जितनी संलिप्तता होगी उसको उस आधार पर फिर आगे की पूछताछ के लिए हम रखेंगे और उसके खिलाफ जो भी दंड होगा वो हम निर्धारित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।